हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे फिर वो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो या ICSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो। हाई स्कूल में यानी कि क्लास 10th में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कुछ मार्क्स दिला सकता है। तो आज हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण। तो इससे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें यह भी जानना होगा कि हाइड्रोकार्बनों का जो IUPAC नामकरण है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आशीष कुमार आपके साथ प्रेजेंट हूँ आपको पढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सकें। मैं कोशिश करूँगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाने की, ताकि आपको ये टॉपिक काफ़ी आसान लगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स थे, हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। तो ये काफ़ी एक ईजी टॉपिक हम कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कुछ कंपाउंड्स या ऐसे कुछ यौगिक जो हाइड्रोजन से और कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से और कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में इतने अधिक हमारे पास यौगिक नहीं थे, इतने अधिक कंपाउंड नहीं थे, तो इनका ओनली इनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, इनके कुछ गुणों के आधार पर इनका नाम रख दिया जाता था। जैसे कि मैथेन का नाम मार्स गैस। मार्स गैस क्यों कहते थे इसे? क्योंकि मार्स वर्ड का, मार्स शब्द जो है उसका मीनिंग होता है दलदल, यानी कि दलदल में जो भी पेड़ पौधे सड़ते हैं या सड़ गल जाते हैं तो वहाँ से जो गैस निकलती है वो मैथेन गैस होती थी, तो इसीलिए उसको मार्स गैस कहा गया दलदल के आधार पे। ऐसे ही मैथिल अल्कोहल जो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको हम पहले वुड स्पिरिट के नाम से जाना करते थे। तो पहले कुछ इसी प्रकार से नाम रखे जाते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की हुई और जैसे जैसे समय आगे चला, वैसे ही हाइड्रोकार्बनों की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगी, अधिक ये पहचान में आने लगे, तो फिर इनके नाम रखने की आवश्यकता पड़ी। तो इसको नाम रखने की जो पद्धति है, जो पैटर्न है, वो IUPAC नामकरण कहलाता है। IUPAC एक रसायन विज्ञान की वो संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और सारे फैसले लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर किसी भी यौगिक या कंपाउंड में अगर कार्बन की संख्या दी गई हो हमें, तो उसका नाम हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स, और इसके आगे एक और हम कॉलम बनाते हैं और जिसमें हम लिखेंगे नाम। तो देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 हो, 1 का मतलब C1 या ओनली C, तो उसका हम नाम क्या देंगे? उसका नाम देंगे हम मैथ। ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या 2 हो यानी कि C2, तो उसका हम नाम क्या देंगे? एथ। कार्बन की संख्या अगर 3 होगी यानी कि C3, तो C3 के लिए नाम क्या होगा? प्रॉप। ठीक इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या 4 होगी तो इसका मीनिंग होगा C4, और C4 के लिए हम नाम देंगे ब्यूट। ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या 5 है तो 5 के लिए नाम होगा पेंट। अगर कार्बन किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या 6 होगी, इसका मीनिंग C6, तो उसका नाम हम देंगे हेक्स। ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या 7 होगी यानी कि C7, तो इसका नाम देंगे हम हेप्ट।
कार्बन की संख्या अगर 8 होगी तो C8 यानी कि ऑक्ट, इसका नाम हम देंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 होने पर यानी कि C9 होने पर इसका नाम होगा नॉन, और कार्बन की संख्या 10 होने पर इसका नाम हो जाएगा डेक। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले IUPAC नाम सीखने से पहले आपको इस टेबल में लिखे हुए कार्बनों की संख्या के अनुसार ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इन सारे नामों को नोट करके याद कर लेंगे, जिसमें एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कार्बन की संख्या 1 होने पर मैथ, कार्बन की संख्या 2 होने पर एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन होने के लिए हेक्स, 7 कार्बन होने के लिए हेप्ट, 8 कार्बन होने के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन होने के लिए नॉन, ऐसे ही 10 कार्बन होने के लिए हम डेक नाम देते हैं। मैं इसके बाद आगे आपको बताने वाला हूं कि हम किसी भी यौगिक का नाम किस तरीके से लिखते हैं या इसमें किस किस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, हम वो सारी संभावनाओं को लेते हुए चलेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद सबसे आवश्यक चीज़ है हमें हाइड्रोकार्बन के प्रकारों का पता हो। तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में इन्हें देखिए क्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसे नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये इनके नाम हो गए। अब देखिए इनको समझ लेते हैं इसके फॉर्मूले के आधार पर। इसके फॉर्मूले के आधार पर ये क्या होगा, तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन, इंग्लिश में भी इसे कहते हैं एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, 2 कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है एल्कीन और इसके बाद है एल्काइन। इंग्लिश में कहेंगे एल्कीन और इसे भी कहेंगे एल्काइन। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हमारा डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, अगर हम तीनों मीनिंग्स में देखें, यहाँ है ए, यहाँ है ई और यहाँ है वाई, और इसी से हमारा सारा प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, सारे नाम बदल जाएंगे मात्र इन्हीं 3 लेटर्स की वजह से, इन्हीं 3 अक्षरों की वजह से हमारे नाम हमें ध्यान देने होंगे। एल्केन के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जनरल फार्मूला होता है जैसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्य सूत्र, और इंग्लिश में कहते हैं जनरल फार्मूला। आप इनका याद रखेंगे। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। देख लीजिए अब इसके एग्जाम्पल्स के साथ। इसमें हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और एग्जाम्पल्स लेने के बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आपको बस क्या करना है, n क्या है यहाँ पर, तो n के लिए आप याद रखेंगे कार्बन की संख्या। n क्या है बच्चों यहाँ पर, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। देखिए एल्कीन बीच में आप याद रखिए, एल्केन आप स्टार्टिंग में याद रखिए और एल्काइन आपको बाद में याद रखना है।
इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपके पास 3 लेटर्स हैं ए, ई और वाई। आपके पास 3 लेटर्स हैं ए, ई और वाई। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, तो ये सबसे पहले। ई ए के बाद आता है, तो एल्कीन बीच में याद रखिए। एल्काइन में बाई तीसरे नंबर पर, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे बाद में आता है, तो एल्काइन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद याद रखिए कि एल्कीन में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या की 2 गुनी होती है, ट्वाइस होती है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 है, यानी कि C2 है, तो H यानी कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2N यानी कि 2 गुनी है। तो यहाँ देखेंगे आप 2 का 2 गुना होता है 4, तो C2H4। ऐसे ही कार्बन के परमाणुओं की संख्या अगर 3 है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 की 2 गुनी यानी कि H6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से कार्बन के परमाणुओं की संख्या C4 यानी कि 4 है, तो हाइड्रोजन के परमाणु इसके ठीक 2 गुने यानी कि 8, तो C4H8। तो एल्कीन के कुछ इस प्रकार से हमारे पास यौगिक बन के तैयार होंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे। अब देखिए एल्केन में आपको क्या करना है, पहले नंबर पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन में 2 और बढ़ाने हैं। एल्काइन बनाने के लिए 2 हमें माइनस करना है। देखिए तो अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 गुने से 2 अधिक, यानी कि 1 का 2 गुना 2 और 2 में भी 2 अधिक कर देंगे तो 4। ऐसे ही अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स के 2 गुने से 2 ज़्यादा होंगे, यानी कि 2 का 2 गुना 4 और 4 से भी 2 ज़्यादा तो 6। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों की तुलना करते हैं, C2H6 की और C2H4 की। तो इसमें देखिए यहाँ कार्बन के परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, 2 ही कार्बन है यहाँ पर, दोनों में सेम है, लेकिन हाइड्रोजन में अंतर है। बीच वाले में 2 गुने होते हैं, लेफ्ट वाले में यानी कि फर्स्ट वाले में एल्केन में आप देखेंगे तो 2 गुने से 2 ज़्यादा होते हैं, यानी कि C2H6। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो C2H2 2 कम और हो जाएंगे। ऐसे यहाँ देखिए C3H8, यहाँ पर C3H6, 8 से 2 कम हो गए 6, और यहाँ पर और 2 कम हो जाएंगे तो C3H4। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे C4, 8 से 2 ज़्यादा इधर और 8 से 2 कम इधर, तो H 8 से 2 ज़्यादा करेंगे तो 10, C4H10। और इधर अगर हम देखेंगे तो C4H 8 से भी 2 कम कर देंगे तो C4H6। तो इस प्रकार से एल्केन बनेंगे, एल्कीन के यौगिक बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे या एल्काइन के कंपाउंड्स बनेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप सभी इनका। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आगे हम बढ़ेंगे और अब की बार हम सीखेंगे इनका नामकरण कैसे करना है। तो चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोकार्बनों के नामकरण को देख लेते हैं। और हाइड्रोकार्बन में देखिए हम कुल मिलाकर के 2 तरीक़ों से हाइड्रोकार्बन के नामकरण को सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे किसके नामकरण, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। इन तीनों का पहले नामकरण सीखेंगे और इसके बाद आगे हम सीखेंगे कुछ अन्य नामकरण जो कि क्रियात्मक समूह के नामकरण होंगे, क्रियात्मक समूह के। और तभी हम जान लेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम किस किस के बारे में जानेंगे, हेलो ग्रुप के बारे में जानेंगे। हेलो ग्रुप के बाद एल्डिहाइड के बारे में जानेंगे कि एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड के साथ साथ एल्कोहल के बारे में जानेंगे, एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल के बाद हम जानेंगे कीटोन के बारे में कि कीटोन क्या होता है। कीटोन के साथ साथ फिर हम जानेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे।
तो पहले देख लेते हैं कि इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे। इंग्लिश में देखिए, इसको हम कहेंगे एल्केन, इसको हम कहेंगे एल्कीन, और इसको हम कहेंगे एल्काइन, इसको हम कहेंगे हेलो ग्रुप, इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड, इसको हम कहेंगे एल्कोहल, इसको हम कहेंगे कीटोन, और इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इनके इंग्लिश में नाम रहेंगे। और क्रियात्मक समूह को हम इंग्लिश में कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों के नामकरण को जानेंगे, उसके बाद इन सभी के नामकरण को जानेंगे, फिर लास्ट में कुछ ऐसे हम यौगिकों को पढ़ेंगे जिनमें ये सारे मिक्स होंगे, और उसके अंत में आप सारे IUPAC नाम सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी जैसे हमारे पास एल्केन, एल्कीन या अल्काइन का कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे पहले देख लेते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास है एक यौगिक या एक कंपाउंड, नंबर 1 पर हमने ले लिया है CH4। तो देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए जो हमने नाम डिसाइड किया था वो, प्लस ये इन तीनों में से किस से बिलोंग करता है हमें ये देखना है, उसको हमें जोड़ना है। और उसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ से एन, यहाँ से इन, और यहाँ से आइन, हमारा नाम तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हमने टेबल बनाई थी अभी कुछ देर पहले, तो उस पर क्या था, कार्बन के लिए अगर कार्बनों की संख्या 1 होगी, जैसे कि यहाँ पर है CH4 यानी कि C की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, और 1 के लिए यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स 1 के लिए जो हमने नाम लिखा था वो नाम था मैथ। प्लस अब देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, कार्बन की संख्या यानी कि 1 का 2 गुना 2 और उससे भी 2 अधिक। इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं। या तो हम ये देखेंगे कि ये किस सामान्य सूत्र, किस जनरल फार्मूला से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एल्केन का जनरल सूत्र होता है CnH2n+2। तो ये एल्केन वाले फार्मूले से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो यहाँ भी 1 लिखने पर हमें H की वैल्यू 4 मिलेगी। तो इससे हमें डिसाइड कर लेना है कि ये इन तीनों में से किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये एल्केन है, और एल्केन है तो हमें पीछे से ANE इसमें जोड़ देना है। और जब हम पीछे से ANE इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास बन क्या जाएगा, हमारे पास बन जाएगा METHANE, मीथेन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, मैथेन। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, मैथेन। तो ध्यान रखेंगे। तो CH4 का नाम हमारे पास क्या आ जाता है, मैथेन। चलिए दूसरा एल्कीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक और यौगिक है जो है C3H6। एल्कीन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो कि बीचों बीच में है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के दोगुने होंगे। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या की दोगुनी होगी, और जब यहाँ ये संख्या दोगुनी होगी तो हम इससे डिसाइड कर लेंगे कि ये एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्कीन समूह से बिलोंग कर रहा है ये। तो इसके लिए देखिए नाम क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन लिखिए। तो नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने, 3। नंबर ऑफ कार्बन अगर यहाँ पर 3 है तो इसके लिए नाम हम क्या लिख लेंगे, प्रॉप। टेबल में से प्रॉप लिखने के बाद ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन की संख्या को डिसाइड करके देखेंगे। तो एल्कीन फैमिली से, और एल्कीन से हमें लिख लेना है ENE, और यहाँ लिख लेंगे ENE। तो इस प्रकार से हमारे पास इस यौगिक का क्या नाम बन जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो हमारे पास इस यौगिक का नाम होगा प्रोपीन, प्रोपीन। तो इस प्रकार से हम IUPAC के नामकरण कर सकते हैं। अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन ग्रुप का अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए क्या होगा तीसरा एग्जाम्पल।
एल्काइन के लिए जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एल्काइन ग्रुप के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो एल्काइन ग्रुप के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, देखिए जनरल फार्मूला CnH2n-2, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के दो गुने से दो लेस हैं, दो कम हैं। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे C5H, यानी कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के दो गुने करने हैं। दो गुने करने के बाद उसमें से भी दो कम कर देने हैं, तो 5 का 2 गुना 10, 10 से भी दो कम किए तो कितने हो जाएंगे, 8। तो C5H8, इसका चलिए नाम लिखते हैं। हमने ये तो पता कर लिया है कि ये एल्काइन ग्रुप से है। इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के अकॉर्डिंग ये हम डिसाइड कर लेंगे। आगे देखते हैं, कार्बन एटम्स का नंबर हमारे पास 5 है, और 5 के लिए हमने कार्बन की संख्या 5 के लिए आपको नाम बताया था पेंट। और पेंट में हमें क्या जोड़ना है, तो हमने किस फैमिली से बिलोंग करता हुआ देखा था इसको, एल्काइन से। एल्काइन से पीछे के 3 अक्षर ले लेने हैं, BN-E, तो क्या बन जाएगा, पेंटाइन। क्या बन जाएगा, पेंटाइन, पेंटाइन। ये हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हम नामकरण कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब इसके बाद सबसे पहले हम दो चीज़ों को समझेंगे। एल्किल समूह को समझ लेते हैं कि एल्किल समूह क्या होता है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीनों नामकरण के बाद देखिए आगे चलते हैं और क्रियात्मक समूहों के नामकरण की ओर देखते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, बीच में कहीं भी समझ में ना आ रहा हो, अगर मेरी स्पीड तेज़ हो, भाषा में कोई समस्या हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किसी भी समस्या के होने पर अगले वीडियो में उसका सुधार कर लिया जाएगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप को देखने के लिए पहले देखते हैं कि ये कहाँ जुड़े होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे पहचानेंगे इनको। तो देखिए, इसके लिए हमें कार्बन का वैलेंसी यानी कि संयोजकता को देखना होगा। कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी 4 होती है, तो हमने 4 लाइंस कर लेनी है इस प्रकार से। अब अगर हम देखें तो इन चारों पर हाइड्रोजन या कोई ना कोई समूह जुड़ा रहता है। आपको काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन है और चारों ओर इसके हाइड्रोजन है। अगर इनकी जगह पर कोई और आना चाहता हो तो देखिए वो किस प्रकार से आता है। तो यहाँ से किसी न किसी एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, और जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3। तो एक कार्बन के लिए हमने नाम देखा था मैथ। और इस प्रकार से जब एक कार्बन की कमी हो जाती है तो उसे हम एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो एल्किल ग्रुप से हम ले लेंगे बाइयल और ये हो जाएगा मैथिल। यानी कि आप याद रख सकते हैं CH3 को क्या बोलेंगे, मैथिल। CH3 अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका अस्तित्व कभी भी अकेले में नहीं होगा, इसके साथ हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। लेकिन फिर भी जब हम नामकरण सीखेंगे तो उसे सीखने के लिए याद रखेंगे, इसको हम मैथिल कहने वाले हैं। अगर C2H5 हो, यहाँ पर 6 होना चाहिए था, फिर भी एक हाइड्रोजन कम हो गया। एग्जाम्पल में आप देखिए इधर चित्र स्ट्रक्चर के साथ, तो C2 हैं, H5 हैं, 1 2 3 4 5, एक खाली रह गया, 1 2 3 4 5, एक ऑप्शन हमारे पास खाली है। तो जो कि मैंने यहाँ भी कहा था, यहाँ भी एक ऑप्शन खाली है। तो इसको जैसे मैथिल कह रहे हैं, ऐसे ही इसका नाम क्या होगा, एथिल, क्योंकि 2 कार्बन के लिए नाम हमने क्या देखा था, एथ।
और क्योंकि ये एल्किल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है इसीलिए हमने पीछे बाई एल जोड़ दिया है, तो ये बन गया है एथिल। तो आगे देखेंगे तो इनमें से जो भी होगा हेलो, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो इन्हीं खाली जगहों में ऐसे कहीं ना कहीं आकर के जुड़ जाता है। तो इससे पहले देख लेते हैं हेलो ग्रुप क्या होता है। आवर्त सारणी में 17वां समूह जो होता है, 17वां ग्रुप जो होता है, उसके तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं या हेलो ग्रुप कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं ये हेलो ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अगर इनमें से यहाँ पे कोई जुड़ता है, जैसे सपोज दैट यहाँ F यानी कि फ्लोरीन जुड़ जाता है, तो ये पूरा का पूरा जो यौगिक है वो हेलो ग्रुप में आ जाएगा। ऐसे ही एल्डिहाइड को देख लेते हैं। एल्डिहाइड के लिए आप याद रखेंगे CHO, एल्कोहल के लिए आप याद रखेंगे OH, कीटोन के लिए आप याद रखेंगे O, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए आप याद रखेंगे COOH। यहाँ पर और यहाँ पर हमें बहुत ही छोटा सा अंतर देखने को मिलने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। तो क्योंकि आगे ये टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्रियात्मक समूह का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो इसे अगली वीडियो में कवर करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो वॉइस में, अंग्रेज़ी या हिंदी बोलने में, या तो कम अंग्रेज़ी बोली हो या ज़्यादा बोली हो या कम हिंदी बोली हो, तो इस प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में, आगे से अगली वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। और फिलहाल आप भी जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो पूरी साइंस से, इसके बाद मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा यूपी बोर्ड का और CBSE बोर्ड के, दोनों मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे बोर्ड पर। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।